गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कक्षा 9th में फिजिक्स प्रारंभ कर रहे हैं। तो आज हम आपको गति के बारे में पढ़ाएंगे। गति, मोशन, ये शब्द आपने पहले भी सुना होगा, सुना है। तो गति क्या है? जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है, जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है, तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही गति कहलाता है। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, यह है कोई वस्तु, और कुछ समय पश्चात वस्तु यहाँ पे पहुँच गई, तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। मतलब वस्तु यहाँ थी और समय के साथ परिवर्तित होकर यहाँ पर पहुँच गई है। तो समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जैसे पैदल चलते हुए मनुष्य की गति, ट्रेन की गति, सूर्य की गति, चंद्रमा, ग्रह, तारे इत्यादि की गति, आकाश में उड़ते हुए पक्षियों की गति। तो यह क्या कहते हैं? एक निश्चित स्थिति में एक निश्चित समय अंतराल में अपनी स्थिति को परिवर्तित करते रहते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जिनमें समय परिवर्तन के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है, गति की अवस्था में कहलाती हैं। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनमें समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? विराम में कहलाती हैं। मतलब जब किसी वस्तु में समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो हम कहते हैं वस्तु गति में है। और जब कोई वस्तु किसी स्थान पर स्थिर बनी रहती है और समय के साथ उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कहते हैं वस्तु क्या है? विराम अवस्था में है। विराम अवस्था का मतलब क्या है? रुकी हुई अवस्था। तो विराम अवस्था को हम क्या कहेंगे? जब किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है तो हम कहते हैं वस्तु विराम की अवस्था में है। और जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित कर देती है, तब उस समय वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? गति कहते हैं। जो वस्तुएं हमें स्थिर अथवा गतिमान प्रतीत होती हैं, जो वस्तुएं हमें स्थिर प्रतीत होती हैं, वह उसकी विराम अवस्था को निरूपित करती हैं। और जो वस्तुएं हमें गतिमान प्रतीत होती हैं, वह गति की अवस्था को निरूपित करती हैं। अब हम पढ़ेंगे गति के प्रकार। गति के प्रकार। तो गति के प्रकार पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऋजु रेखीय गति। ऋजु रेखीय गति। देखिए, हमने कक्षा 8 में ऋजु कोण पढ़ा है। ऋजु कोण का मतलब क्या है? वह कोण जो ठीक 180 अंश का होता है, ऋजु कोण कहलाता है। तो ऋजु रेखीय गति क्या कहलाती है? जब कोई वस्तु किसी ऋजु रेखीय मार्ग पर या एक सीधी रेखा में गति करती है, तो इस प्रकार की गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं। जैसे ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु की गति, ऊपर से कोई वस्तु नीचे गिरेगी, बिल्कुल सीधी आएगी 180 पे। या फिर स्वतंत्र रूप से सीधी पटरी पर ट्रेन की गति। तो इस प्रकार की गतियां क्या है? ऋजु रेखीय गति हैं। तो ऋजु रेखीय गति क्या है? जब कोई वस्तु किसी सरल रेखा में या ऋजु रेखा में गति करती है तो इसकी इस प्रकार की गति को हम ऋजु रेखीय गति कहते हैं। जैसे सीधी पटरी पर ट्रेन की गति, या सीधे सड़क पर किसी वाहन की गति, या ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई वस्तु की गति। अब हम दूसरा पढ़ेंगे वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। अब वृत्त हम जानते हैं, वृत्त क्या है? गोलाकार में। तो ये हो गया वृत्त। तो वृत्तीय गति क्या कहलाती है? इस प्रकार की गति जिसमें कोई वस्तु किसी वृत्त की परिधि पर गति करती है, क्या कहलाता है? वृत्तीय गति कहलाता है। मतलब कोई वस्तु यहाँ से प्रारंभ हुई, या कोई व्यक्ति वृत्ताकार मैदान में दौड़ रहा है, तो यहाँ से दौड़ना शुरू किया और एक चक्कर लगा के उसी स्थान पर पुनः वापस पहुँच गया। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहेंगे? वृत्ताकार गति या वृत्तीय गति कहते हैं। तो क्या है परिभाषा? जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर या वृत्तीय परिधि पर गति करती है तो वस्तु की इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे
गोल मैदान में चक्कर लगाता हुआ व्यक्ति वृत्तीय मैदान पर ही गति करेगा। आगे हम देखेंगे तीसरी दोलनी गति। दोलनी गति, हमने घड़ी का पेंडुलम देखा है। जो घड़ी का पेंडुलम है वह दोलनी गति ही करता है। तो दोलनी गति क्या है? हमने किसी विशेष स्थान से एक पेंडुलम को या किसी वस्तु को लटका दिया। अब हम क्या करेंगे, जब इसे हम एक ओर खींचेंगे, मान लीजिए हम इसे यहाँ को खींच कर लाए, ये खींच लाए हम इसे इधर तक, और यहाँ खींच कर छोड़ेंगे तो छोड़ने पर क्या होगा, ये इधर की ओर जाएगा, यहाँ तक लगभग जाएगा, और यहाँ रुकेगा और फिर यहाँ को आएगा वापस, और यहाँ से फिर इधर को। मतलब इस प्रकार ये इस साइड लगातार गति करता रहेगा। तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। तो दोलनी गति क्या है? इस प्रकार की गति में वस्तु अपने मार्ग में किसी निश्चित बिंदु के दोनों ओर, इस गति में कोई वस्तु अपने निश्चित बिंदु के इधर उधर दोनों ओर एक पथ पर लगातार बारंबार गति करती रहती है। इस प्रकार की गति को हम दोलनी गति कहते हैं। जैसे घड़ी के पेंडुलम की गति, झूले की गति आदि क्या है? दोलन गति के उदाहरण हैं। तो गति हम समझ गए हैं। गति क्या है? जब कोई वस्तु गति करती है, किसी वस्तु की समय के साथ स्थिति में होने वाले परिवर्तन को ही गति कहते हैं। गति के निम्न प्रकार है। पहला, ऋजु रेखीय गति। यदि कोई वस्तु किसी सीधी रेखा में या सरल रेखा में गति करती है तो इस प्रकार की गति को ऋजु रेखीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति, यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो इस प्रकार की गति को वृत्तीय गति कहते हैं। और दोलनी गति, यदि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर दोनों ओर कंपन करती हुई गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलनी गति कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे अदिश तथा सदिश राशियां। अदिश तथा सदिश राशियां। तो हम देखेंगे अदिश और सदिश राशियां क्या हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अदिश राशियां। अदिश राशियां, अब देखिए हमें इनके नाम से ही दिखाई दे रहा है। सदिश मतलब दिशा के साथ, अदिश का मतलब है दिशा के बिना। तो अदिश राशियां क्या कहलाती हैं? वे भौतिक राशियां। ये क्या है? भौतिक राशियां हैं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। इन्हें दिशा की आवश्यकता नहीं होती, दिशा की नहीं। वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियां कौन कौन सी हैं? जैसे द्रव्यमान, मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान मापने के लिए हमें दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। दूरी, समय, चाल, ताप, आयतन, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप आदि। तो ये सभी राशियां कौन कौन सी राशियां हैं? अदिश राशियां हैं। अदिश राशियां, इन्हें व्यक्त करने के लिए हमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है, दिशा की नहीं। अब हम देखेंगे सदिश राशियां। तो इसका नाम ही है सदिश, मतलब दिशा के साथ। तो वे भौतिक राशियां, तो इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। इन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, दोनों की
आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। तो वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, लेकिन सदिश राशियों में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है। तो सदिश राशियों के उदाहरण क्या हैं? जैसे विस्थापन, कौमा वेग, कौमा बल, कौमा त्वरण, कौमा संवेग, कौमा आवेग आदि। अब देखिए, हमें दूरी जानी, कोई दूरी नापनी है तो दूरी नापने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता है? नहीं है। समय बताने के लिए दिशा की आवश्यकता है? नहीं है। लेकिन जब हम किसी वस्तु पे बल लगाएंगे तो जिस ओर बल लगाएंगे या जिस दिशा में बल लगाएंगे वस्तु उस दिशा में कार्य करेगी। तो इन राशियों को व्यक्त करने के लिए हमें दिशा की आवश्यकता है, जबकि इन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो इनकी परिभाषाएं हमने बोल दी हैं। परिभाषाएं अपने आप से आप लोग लिखेंगे, इतना नहीं कि जितना हमने लिख दिया आपने यही लिख दिया। सदिश राशियां क्या लिखेंगे? परिभाषा, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे विस्थापन, वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग आदि। अदिश की हम क्या लिखेंगे? वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, ताप, आयतन, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ताप आदि। अब हम देखेंगे दूरी और विस्थापन के बारे में। दूरी और विस्थापन के बारे में पढ़ेंगे तो देखिए, गतिमान वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती जाती है। मतलब कोई वस्तु जब गति करती है तो उसकी स्थिति समय के साथ साथ बदलती रहती है। तो दूरी क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को वस्तु की चली गई दूरी कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई, तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को, वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी की परिभाषा क्या है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। यह क्या है? यह अदिश राशि है। किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है। ठीक है। और किसी वस्तु द्वारा चली गई दूरी कभी शून्य नहीं होती है। अब हम विस्थापन देखेंगे तो किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी, किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। कि बीच की दूरी क्या कहलाती है? विस्थापन कहलाती है। किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच की दूरी या बीच के अंतर को, बीच की दूरी या बीच के अंतर को, बीच के अंतर को क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। मतलब कोई वस्तु मान लीजिए यहाँ पर है, कुछ समय बाद यहाँ पर पहुँच गई, या कोई वस्तु 1 किलोमीटर का मार्ग है, पहले 2 किलोमीटर पे थी और कुछ समय बाद 5 किलोमीटर पे पहुँच गई, तो विस्थापन कितना होगा इनके बीच में? 3 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थिति कितनी है? 2 किलोमीटर और अंतिम स्थिति कितनी है? 5 किलोमीटर। तो इन प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को हम विस्थापन कहेंगे। तो हम कितना कहेंगे? इनके बीच में कितना विस्थापन होगा? 3 किलोमीटर का विस्थापन होगा।
तो विस्थापन की परिभाषा क्या है? किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति एवं अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन कैसी राशि है? यह सदिश राशि है। मतलब विस्थापन को व्यक्त करने के लिए हमें क्या दिशा बतानी होती है, तो यह क्या है? सदिश राशि है, जबकि दूरी के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं है। विस्थापन शून्य हो सकता है यदि कोई व्यक्ति वृत्ताकार मार्ग पे गति करे। मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ से दौड़ना शुरू करता है और यहाँ से दौड़ना शुरू किया और इसने इस वृत्ताकार मार्ग पे चक्कर लगाया और लगाने के बाद यहीं पहुँच गया, तो इसके द्वारा तय किया गया विस्थापन कितना होगा? शून्य, क्योंकि व्यक्ति की जहाँ पे प्रारंभिक स्थिति थी अंतिम स्थिति भी उसी स्थान पे है, तो इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य। लेकिन इसके द्वारा चली गई दूरी काय के बराबर होगी? परिधि पे गति कर रहा है तो वृत्त की परिधि के बराबर होगी। तो इनमें अंतर भी हम समझ जाएंगे। दूरी की परिभाषा, किसी गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं। विस्थापन, किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थितियों के बीच के अंतर को विस्थापन कहते हैं। दूरी अदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है। दूरी कभी शून्य नहीं होती और विस्थापन शून्य हो सकता है। और दूरी को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। और विस्थापन को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है।